हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज है 14 अगस्त और पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन ऑब्वियसली 74 ईयर्स हो चुके हैं। और व्यूअर्स, 1947 में आज़ादी हासिल की, आज 2021 है। इन इतनी 7 दहाइयों में, 8 दहाइयों में पाकिस्तान ने क्या किया? वो जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल अगर मैं कहूँ, क्या खोया क्या पाया। तो जब मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि इस पे बात की जाए तो सबसे बेहतरीन शख्स कौन हो सकता है, जो हिस्टोरियन भी हो, स्कॉलर भी हो, एकेडमिक भी हो, और जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री को अपने हाथों से रिकॉर्ड किया हो, और प्री इंडिपेंडेंस और जो पाकिस्तान का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको सबको बनते हुए भी देखा और इसको अपनी जो लिखाई में भी लेके आए। तो उससे जारी बात है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद से बेहतरीन और मौजूद शख्स इससे कोई नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू सर। सर, बहुत जनरल सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली इसको इतने सालों की, दहाइयों की हिस्ट्री को हम कोई आधे घंटे या 1 घंटे में तो कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि हमने 74 साल में, 74 ईयर्स में क्या खोया और क्या पाया, तो अगर इसको जरा पॉजिटिव नोट से शुरू किया जाए। जाहिर बात है, पहले अच्छी चीजें डिस्कस होनी चाहिए, और फिर हम जो चैलेंजेस भी हमारे लिए रहे, जो हम एज ए रियासत हम ना कर सके, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप इहाता करने लगे, आप चीजों को ड्रॉ करने लगे सर, और मैं आपको, वैसे तो आपने सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन एक दफा फिर मैं सवाल आपके सामने रखूं, तो आप क्या समझते हैं, व्हाट वी गेन्ड इन 74 ईयर्स? देखें, पाकिस्तान बनने के बाद इन 74 ईयर्स में एक रियासत बनी, वो 71 में टूट गई, लेकिन दो 220 मिलियन की एक रियासत है। जैसी भी है, ये चल रही है। लोग दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं। तो सारी दुनिया में जो एक मुआशरा ऑर्गेनाइज्ड विथ ए गवर्नमेंट जो होता है, तो वो पाकिस्तान भी उसी तरह का एक मुल्क है। आप ये कह सकते हैं कि कम से कम वेस्ट पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान 1971 के बाद है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में, तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे। वो सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लोगों को मिली। तो ये तो पाकिस्तान बनने के बाद कम से कम जो पाकिस्तानियों ने इससे फायदा उठाया, और बहुत बहुत ने उठाया, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक एक आइडिया लेके जब जिन्ना साहब चले, राइट और रॉन्ग वाला आज वो दिन नहीं है 14 अगस्त का। आज तो है ना, आज़ादी है पाकिस्तान की। तो उन्होंने इस मुल्क को हासिल भी कर लिया। उस पे एक मेरी एक तनकीदी नज़र भी है, क्या वो बेस्ट सोल्यूशन था या नहीं। आप कहेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान बन गया उसके अंदर अचीवमेंट्स तो यही है ना कि द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान है। और एक कामयाब उसकी एक बहुत पावरफुल आर्मी दुनिया में जो है, उनमें से एक पाकिस्तान की है। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर जो है वो आपके सामने ही है। हम जहां पे नाकाम हुए वो है इन कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। कायदे आजम की वफात के बाद और लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके साथ सारे लोग
उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं। हुकूमतें बनी और टूटी और गिरी, कॉन्स्टिट्यूशंस बनी और उन पे काम नहीं हो सका, अगर काम हुआ यानी इम्प्लीमेंट किया गया तो वो किसी वजह से नाकाम भी हो गई। एक और तरीका भी देखने का है कि आज़ादी के बाद जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो राइज किया। लॉन्जेविटी सुना है पाकिस्तान में, मेल 67 इयर्स है और फीमेल 70 इयर्स, समथिंग अराउंड दैट। बट जब पाकिस्तान बना था तो आई थिंक 39 या 49 इयर्स था। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी मैं समझता हूँ 60s में हिंदुस्तान से बेहतर थी। वो तो हमने जंगों में हिस्सा लेके तो उसका सत्यानाश कर दिया। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पॉलिटिकल लीडरशिप देखे, मैं कहता हूं, मुझे लोग कहते हैं जी पाकिस्तान इज द फेल्ड स्टेट, एंड आई से नो। एज लॉन्ग एज सोसाइटी अपनी एक रेगुलर बीट पे चलती जा रही है, ठीक है। बलोचिस्तान में हमें प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा की वो जो फाटा फॉर्मर उसमें अभी तक बहुत है। ये बड़े मुल्क, ये जो पोस्ट कलोनियल मुल्क हैं उनमें कई जगह पे ये है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन जहां पे इस किस्म की मूवमेंट चल रही हैं। हिंदुस्तान में भी चलती हैं, चलती रही, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, ये मैं मानने को तैयार हूं। दोनों में फर्क है ना। यस। फेल्ड स्टेट तो नहीं है। फेल स्टेट ठीक है, आप कह सकते हैं जी 71 में तो ये फेल स्टेट हो गई, आई वुड एक्सेप्ट। लेकिन 71 के बाद ये एक फेल स्टेट नहीं है। लेकिन क्या लोगों की वॉलंटरी सपोर्ट पंजाब में तो जरूर होगी मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी छोटे प्रोविंसेस में कुछ है कुछ नहीं भी है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारी डीप स्टेट ने जो छोटे सूबों के साथ सलूक किया है वो आ, कोई इतना मुनासिब नहीं है। हमने इक्वल हैंडेड ट्रीटमेंट के साथ पाकिस्तान को आगे जो बढ़ाने का तरीका है ना वो नहीं किया, क्योंकि हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। उनकी राइट विंग पार्टीज भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी जो हाकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे, 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजोरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइंड। हमारे यहाँ आप, मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई, देखिए पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। बिल्कुल सही है, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज अ मिक्स स्टोरी। कोई जारी बात है, फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, लेकिन समहाउ आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा कि जितनी जंगें हमने लड़ी हैं मुल्क तो सर्वाइव ही नहीं करते। तो हमने लड़ के कुछ हमने शुरू की और कुछ हम पे आ गई और हमने शुरू की हैं। तो हकीकत है जिसको मानना चाहिए। मतलब अभी भी 40 साल हो गए, दुनिया हमें अफगानिस्तान के नाम से जानती है कि ये अफगानिस्तान नेबर है और इस तरह का ये जो हमने अपने साथ कुछ जुल्म किए हुए हैं। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुल्क ना चला रहे हों तो फिर, और वो अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर इसी तरह मुल्क जो है वो तबाह होते हैं। लेकिन
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 74 साल बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या डेमोक्रेसी बड़ा चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म बड़ा चैलेंज है, राइजिंग पॉपुलेशन बड़ा चैलेंज है, या और भी बहुत सारे मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन हाउ डू यू सी, या आप किस तरह एक जो है वो लाइन में कह सकते हैं कि ये नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो समझते हैं आज 74 साल बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, और ये हमारे स्टेट एंड हमारी सोसाइटी दोनों के लिए जो एक बड़े मसाइल है? देखें, पाकिस्तान वजूद में आया एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। इन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, हमारा पूरा एक निज़ाम है जिसको हम आज़ादी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और आइडियोलॉजिकल स्टेट राइट की हो, लेफ्ट की हो, उसके अंदर तनकीदी, देखे ना, क्रिटिकल थ्योरी के पॉलिटिकल लीडर्स को, गवर्नमेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को आप एक फ्री प्रेस के जरिए और इस तरह असेस करें और क्रिटिसाइज करें, वो पाकिस्तान में सॉलिडली कामयाब नहीं हो सका। आप जैसे लोग हैं और भी हमारे चंद जो हैं जर्नलिस्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन टॉक शोज में अजीब किस्म की नॉनसेंसिकल बकवास इतनी ज्यादा होती रहती है। तो व्हाई आई थिंक डेमोक्रेसी हैज बीन अ प्रॉब्लम। देखें, जितनी भी आपने बातें की हैं एक्सट्रीमिज्म, अगर डेमोक्रेसी होगी तो फिर एक्सट्रीमिज्म नहीं ना होनी चाहिए। दूसरी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो भी एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप ये बात ही नहीं करने देते कि फैमिली को रिस्ट्रिक्ट करना। मैंने आम देखा है लोगों को कहते हुए कि जी जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो दुनिया में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और हम छा जाएंगे। ये इस किस्म की फजूलियात पे आप मौलवियों को बात करते हुए सुन लें। हमें वी एज अ स्टेट शुड हैव टेकन चार्ज ऑफ ऑल दीज पीपल। इनको स्टेट के मतहत होना चाहिए था। इनको जो आजादी दे दी गई, मैंने बार बार कहा है कि अगर ये एक मुसलमानों की स्टेट बनाई जिसमें माइनॉरिटीज को बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा, ये कायदे आजम ने बार बार कहा, तो वो पूरा करके तो आप दिखाएं ना। अब देखें मसलन एक आप ये जो अभी एजुकेशनल पॉलिसीज में इतनी ज्यादा इस्लामाइजेशन जो ये ले आए हैं। कमर चीमा साहब, आप भी एकेडमिक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और यू आर ऑन द वे टू योर पीएचडी। इसके अंदर कुरान के जो 30 पारे हैं वो कितनी आपकी मदद कर सकेंगे? एक्चुअली ऑल दिस इज एक्स्ट्रा वेट ऑन द स्कॉलर जो पहले ही दबा होगा विथ सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट का प्रॉब्लम है ना। इसको आप एक नॉर्मल स्टेट की तरफ लाएं, उसमें जमहूरियत जो है आप इस्लामी किस्म की जमहूरियत ही चलाएं। लेकिन आपने तो खुद कहा था कि हमारी इस्लामी जमहूरियत जो है वो माइनॉरिटीज को मिसाली गुड ट्रीटमेंट देगी। दैट्स नॉट बीन पॉसिबल। या आप एक सेकुलर स्टेट बन जाएं, आई थिंक दैट ऑप्शन शुड नॉट बी रूल्ड आउट। हालांकि आज इसका मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर नहीं आती, स्वाय चंद लेफ्टिस्ट के जो एक वो क्या कहते हैं, इन मेक बिलीफ वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। हर जगह पे इस्लाम मोर और लेस की बात हो रही होती है। देखें, ज़ियाउल हक ने एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम लाए, उसके बाद कितने इलेक्शन हुए, कितने लोगों ने वो लॉज को बदलने की कोशिश की। नॉट 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 बेनजीर भुट्टो, नॉट नवाज शरीफ, नॉट वो बाकी जो हुकूमतें आई। तो जब आप में ये हिम्मत ही नहीं है कि आप जानते हैं कि एक डिक्टेटर की लाई हुई लॉस जो है उससे हमें इतना नुकसान हुआ है। मसलन ब्लास्फेमी लॉ अगर होगी तो पाकिस्तान कैसे दुनिया में एक बाइज्जत नेशन गिना जाएगा, जब हमें पता है कि उस ब्लास्फेमी लॉ को इतना मिसयूज नहीं, अब्यूज किया जाता है पाकिस्तान में।
ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के वो क्या कहते हैं हैंगअप्स हैं विच वी कैन डिस्कार्ड वेरी इजिली। 96% मुसलमानों को इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं वो पहले भी करते थे, वो आज भी करते हैं और वो करते रहेंगे, एंड दे विल ऑलवेज बी इन अ मेजॉरिटी। बट उस प्यार की बुनियाद पे जुल्म करना, विक्टिमाइज करना, लोगों को टारगेट करना एक्चुअली डिफीट्स द होल स्पिरिचुअलिटी अबाउट इट। लिहाजा जब तक ये बातें नहीं ना होंगी, अब इमरान खान साहब की बाकी पॉलिसीज फेल हो गई हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, तो वो सारा इस्लामिक कंटेंट ले आए हैं एजुकेशनल पॉलिसी में कि हाईएस्ट लेवल तक 30 सिपारे जो हैं पहले अरबी में, फिर उनका तर्जमा, फिर अहदीस सारी पढ़नी पड़ेंगी इम्तिहान पास करने के लिए। ये बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो क्या compete कर रहे होंगे, उनका 1/3 वर्क तो इस चीज में निकल जाएगा, without instead of learning the subject in which they want to compete with the rest of the world. For me all this is self defeating. मैंने एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया है, एंड आई थिंक दैट्स द वन विच फिट्स। इट्स कॉल्ड नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कोई अमेरिका नहीं कह रहा कि ये आप करें, ना चाइना कह रहा है, ये 2 सुपर पावर्स है ना। कोई हिंदुस्तान से भी नहीं कह रहा कि आप ये करें। अब आपकी हरकतों की वजह से तालिबान अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो वेयर आर वी गोइंग टू एंड अप देन? आई होप दे कीप द तालिबान आउट ऑफ पाकिस्तान बाय ऑल देयर एफर्ट एंड व्हाटएवर। हमने एक मुसीबत तो नहीं कायम की, मुसीबतों के बाद मुसीबतें हमने अपने अपना ली हैं, लेकिन इससे निकलने का तरीका यही है, फिक्स योर प्रायोरिटीज। द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट कम नंबर 1 एंड पाकिस्तान शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस। ये एक बात करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इलेक्शंस जो हैं फ्री और फेयर होने चाहिए, और जो भी मैनिफेस्टोज आए ये वो, उसमें पहले आप देखें कि एक्सट्रीमिज्म को आप निकाल दें उसमें से। लेकिन वो बात है कि हु विल बेल द कैट, यानी ये कौन करेगा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान के लीडर्स ही कर सकते हैं, आप और मैं तो सिर्फ एनालिसिस करके बता सकते हैं कि दिस इज नाहिलिज्म, यू आर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान। आई एम सेइंग पाकिस्तान एग्जिस्ट, Pakistanis exist, give them a chance, that's all. बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको ये तो पता, आपने सही कहा कि प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए, और चीजें जो हैं वो अगर हम नई प्रायोरिटीज फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी द लूजर्स, और जो हमें नजर भी आ रहा है। डॉक्टर साहब लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करता हूँ और समझता हूँ, वो यह है कि पाकिस्तान में कंट्रोल किसने करना है ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। और ये जो कंट्रोल है, मिसाल के तौर पे जब डेमोक्रेसी नहीं चली तो फिर हमने देखा कि आपको डिक्टेटर आ गया, फिर जब डिक्टेटर चले गए डेमोक्रेट्स वापस आ गए। जैसे डेमोक्रेट्स आते हैं मीडिया फ्रीडम होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जब निजाम हाइब्रिड बन जाते हैं तो फिर थोड़ी सी वो जो चीजें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। आज होता यह है कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं दे डू नॉट नो कि ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी है इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, लेके आना है। और सिविलियन सुप्रीमेसी ये नहीं है कि आपने इलेक्शन जीत लिए तो तुसी कहो जनाब हुन हर शय साडे ताबे हो जाए। द सिविलियन सुप्रीमेसी मींस कि आपने जो पावर है उसको स्टेप बाय स्टेप लेना होता है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी विन ओवर भी करना होता है, और मासेस को भी बताना होता है कि आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी है, और वो जो आप कह रहे थे औरंगजेब वाली जमहूरियत नहीं है या आलमगीर वाली जमहूरियत नहीं है। तो पावर एस्टैब्लिश नहीं हो रही कि हु हैज टू रूल। उसमें एक वजह तो है कि जब पाकिस्तान बना तो इसमें जिस क्लास ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो तो
वेस्ट पाकिस्तान के लैंडलॉर्ड और ट्राइबल लॉर्ड ही थे ना। मैं चेक कर रहा था कि इसका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और सेनेट में और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज में किस क्लास के लोग ज्यादा हैं। तो अभी तक वही लैंड ओनिंग क्लास, ट्राइबल लोग जो हैं वही इलेक्ट होके आते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना। तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर दलित्स के साथ अच्छा सलूक हो रहा है और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक हो रहा है। एक्चुअली ये दोनों चीजें जो हैं, इस पे ठीक ठाक हमें जो राइट विंग हिंदुइज्म का एक्शंस हैं उनको कंडेम करना चाहिए ऑनेस्टली। लेकिन बाय कंपैरिजन वहां पे उन्होंने कामयाबी से अपनी जमहूरियत को चलाया। और हम ये, अच्छा एक और बात है, देखे ना, ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान में। उसका असूल ये है, द मेजॉरिटी हैज द राइट टू रूल एंड द मिनॉरिटी हैज द राइट टू बी रेडी टू critique government policies, and if the government doesn't have a majority, to form the new government. अब ये वो तो करते नहीं है, ये धरने के जरिए आ जाते हैं, ये किसी और तरीके से आ जाते। दिस इज नॉट हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शंस। ये हर चीज के रूल को जो होता है ना, उसको ट्विस्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो वो औरंगजेब वाला एंगल ये ना हमारी सोच का, कि अगर मैं पावर में हूं तो मेरे खिलाफ जो बोल रहा है वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन को मार देना, खत्म कर देना, अंदर कर देना, ये मेरा हक है। ये इस किस्म की सोच अगर होगी तो आप और मैं अगले 10 साल के बाद भी यही डिस्कशन कर रहे होंगे। हमें तो समझ आती है। पाकिस्तान प्रायोरिटीज शुड बिगिन बाय ट्रांसपेरेंसी, बाय यू नो ये अभी खैर पता नहीं यार, शायद हमें गजनी अब चलानी चाहिए थी बैलिस्टिक मिसाइल या नहीं। मेरे ख्याल से ये हम क्यों करते रहते हैं? डू यू थिंक इंडिया इज एवर गोइंग टू अटैक अस? एंड इफ दे डू वी विल स्पेयर देम? नो। बट दिस इज हाउ वी आर फिक्सेटेड विथ इंडिया, एंड दैट फिक्सेशन costs us more than it costs the Indians। बल्कि मैंने तो देखा है कि इंडियंस अब कहते हैं यार वी कैन इग्नोर पाकिस्तान, बहुत हो गया है आप लोगों को, हमने, आप करना चाहें तो जो मर्जी कर लें। ये पहले ऐसे नहीं था होता। कोशिश होती थी कि ये मिलें और किसी तरीके से नॉर्मलाइज रिलेशंस हो जाएं। अब वो ठीक है, फिर कश्मीर के ऊपर फिर हमारा वही स्टैंड है। OIC आप अरब मुल्कों के ये ले आए हैं, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी अपने मुल्क में नहीं चलाता, और हर एक के अंदर मिनॉरिटी प्रॉब्लम्स हैं, हर एक के अंदर सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ये ले आए थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल को चेक कराने के लिए। हर जगह हाँ, ये सारा ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 0 + 0 = 0। इस किस्म के ड्रामे करने से मेरे ख्याल से इंडिया से सीरियस बात होनी चाहिए, और हो रही थी। जनरल बाजवा had said that, and even the government seemed to be saying कि हम इंडिया से अब कश्मीर को पहला इशू बना के नहीं बात करेंगे। वो सारा कुछ हो गया था, फिर बाद में बैक गियर लगा। किसने लगाया? मैं कोई मजिशियन तो नहीं हूं, मगर यही हुआ है ना। सही तो कह ये रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी। बस 1-2 सवाल ही आपसे करने, और जी। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि मगरब को हमारी मदद करनी चाहिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने में। हाँ। और ये मैंने टाइम एंड अगेन बहुत दफा सुना है। वो कहते हैं नहीं, अमेरिका करा सकता है, फलां करा सकता है, हमारे दोनों मुल्कों के हालात बहुत खराब हैं, ये वो हमारी मदद करें या इन चीजों को ठीक करें। लेकिन जितना हम कहते जा रहे हैं हमने कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एंड ऑल दिस, उतना ही मगरब जो है वेस्ट है वो इजी लेना शुरू हो गया। वो कहते हैं बस ठीक है यार, ये तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, और इस दौरान हमारी अपनी बायलैटरल ओपनिंग भी नहीं हो सकी। अच्छा, एक आप देखें, अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर को
प्रेसिडेंट बाइडेन का फोन भी नहीं आया, तो व्हाट इज दिस इंडिकेटिव ऑफ कि दे थिंक पाकिस्तान कैन बी इग्नोर्ड। एक और बात सुने, यानी वेस्ट आपकी इंडिया के खिलाफ क्यों मदद करे? इंडिया ने कभी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ट्रेड वाइज उनकी डिस्प्यूट होते रहते हैं, लेकिन इंडिया से जाके किसी ने कभी टेररिज्म तो वेस्ट में नहीं ना की, ना एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और एक और बात देखें, इंडिया उनके लिए एक सिक्योर मार्केट भी है। और वो फिर पाकिस्तान के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आती हैं, चलो कश्मीर में इंडिया इज मिसट्रीटिंग कश्मीरीज, आई थिंक देयर इज एविडेंस पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन हमारी तो रोज खबर आ जाती है, ये बलूचिस्तान के अंदर आर्मी एक्शन होता है, मिलिट्री एक्शन होता है, वो हमारे लोग मार देते हैं, हम उनके मार देते हैं। ये अभी आज ही में हल कोई शहीद हुए हैं सोल्जर्स फाटा में, या ये वो माइनॉरिटीज के साथ अभी 8 साल का हिंदू बच्चा, उसके ऊपर इन्होंने ब्लास्फेमी का केस बना दिया था, वो बाद में इन्होंने विड्रॉ। तो इन खबरों के होते हुए पाकिस्तान की कोई क्यों मदद करेगा इंडिया के खिलाफ? इंडिया पे वो तनकीद करते रहते हैं कि भी आप अपना माइनॉरिटीज को सही ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन बाई कंपैरिजन हमारा ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज इन्फिनिटली वर्स। अब कह देना कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इट्स नो गुड। ये ब्लास्फेमी का, अगर मुझे गलत फहमी नहीं है, 8 साल के बच्चे को ये पकड़ के ले गए थे, वो आप बताएं ये दुरुस्त है कि नहीं है? जी जी ले गए थे, और अभी उन्होंने चार्जेस भी मूव किए हैं उसके अब ऊपर। ये किए हैं ना, तो कैन यू एवर चार्ज एन 8-year-old चाइल्ड विथ एनी क्राइम लाइक दिस? यानी ब्लास्फेमी उस बच्चे को तो समझ भी नहीं आती होगी, और पढ़े लिखों को नहीं पता यार ब्लास्फेमी क्या होती है। सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान जब होगा तो वो हमारे कश्मीर का प्रॉब्लम करने के लिए वेस्ट क्यों आएगा? व्हाट फॉर? व्हाट डज पाकिस्तान ऑफर टू देम? जो उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था तब वो हमारे साथ करते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। सही कह रहे हैं। दैट्स ओवर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, ये ऑब्वियसली एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन हमें ऑब्वियसली इसको 74 साल पाकिस्तान के हो गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं। आई होप आवर पर्पस, डिस्कशन का जो पर्पस है वो सर्व हो गया है। ऑब्वियसली हमारा जो मकसद है वो है टू एनलाइटन एंड टू अवेयर पीपल। बिल्कुल, दैट्स ऑल। पाकिस्तान तो कायम हुआ है ना, ये पीसफुल हो, ये प्रोग्रेस करे, हम उस पर फख्र करेंगे सारी दुनिया में। एक चीज और बता दें आपके, एक्चुअली 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान रियली बिकेम एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इट इज द 15th। हुआ ये था कि एक दिन पहले, बिफोर द ट्रांसफर ऑफ पावर, लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन हैड टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि ही वाज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश क्राउन। तो 14-13 को वो आए, बैंक्वेट रात को हुआ। अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाके वो जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कर दी, और फिर वो चले गए इंडिया में, जहां पे रात के जब 12 बजते हैं ना, 14 बिकम्स 15, वहां पे उन्होंने इंडिया की फ्रीडम को उसमें हिस्सा लेना था। लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपनी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। बाद में हमने 14 अगस्त की है। सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पाकिस्तानी हैंड्स टुक प्लेस ऑन द 15th of August। तो इस तरह इंडिया का भी 15 को ही हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना। 14 की रात को जब 15 हुई, तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है
at the drop of पता नहीं midnight, when the world sleeps, India awakens, so on. ये जवाहरलाल नेहरू की famous speech है वो, when 14 became 12, that is when he started saying all that. Okay. हाँ, ऐसे चले, हुआ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज और सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो जी अपना 14 अगस्त की, उनकी जी, इंडिपेंडेंस की। बिल्कुल सही है। सबको मुबारक हो जी 14 अगस्त। और ऑब्वियसली आज़ादी बड़ी अनमोल तोहफा है, ये वही बता सकते हैं जो आज़ाद होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड एनलाइटनिंग अस। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच।